हेलो दोस्तों, तो वीएमए कोटा के PS06 का जिसका भी एग्ज़ाम हो तो वो मेरे साथ वीडियो में बना रहे, क्योंकि अब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मॉडल पेपर लेके आया हूँ जिसमें आपको 60 प्लस अंक तो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 70 में से। तो आपको वीडियो बने रहना है। तो आपके लिए कुछ 2 बोनस पॉइंट है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। ये बोनस पॉइंट जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और चलते हैं पहले सवाल पर। और हमारा पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। देखो, विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है ना। देखो अलग अलग देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आदर्शवाद, जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या ना, आदर्शवाद की अवधारणा बताइए कि आदर्शवाद एक विचारधारा है जो विश्व में न्याय, सहयोग और शांति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुधारने में क्या देती है, जोर देती है। अगला सवाल है कि गैर संरेखण सिद्धांत क्या है। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हुए थे ना, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इस सिद्धांत को बनाने में इनकी क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मैंने थोड़ा इसको समझा देता हूँ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए और रूस, ये दो ऐसे देश हो गए, या ऐसे यानी कि देशों का ग्रुप हो गया जो क्या कर रहे थे, आपस में इनकी बनती ही नहीं थी बिल्कुल भी, है ना। तो जो भी देश रूस की साइड होता उससे अमेरिका खफा हो जाता, और जो देश अमेरिका के साथ होता उससे कौन खफा हो जाता, तो रूस खफा हो जाता। तो कुछ देशों ने मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया जो जिसका मानना था कि वो दोनों के साथ ही नहीं था, उनमें से भारत भी एक था। ठीक है ना। तो उसको पढ़ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद से मुक्त नए देशों ने यह सिद्धांत जो अमेरिका सोवियत यूज ब्लॉक से दूर रहकर तटस्थ और स्वायत्त विदेशी नीति अपनाने पर क्या देता था, बात करता था। इसमें भारत सबसे मेन था। भारत ने ये रूल लेके आया था। कौन लेके आया था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। एक ध्रुवीय और दो ध्रुवीय व्यवस्था में क्या अंतर है। देखो, एक ध्रुवीय व्यवस्था में केवल एक महाशक्ति होती है, जैसे कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका। शीत युद्ध के बाद जब यूएसएसआर यानी कि रूस बिखर कर अलग अलग छोटे छोटे देश बन गया था, उसके बाद में रूस की शक्ति क्या हो गई, कम हो गई थी। तब एक ही ध्रुव यानी एक ऐसा देश बचा था जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, और वो कौन सा था, तो अमेरिका। तो उसको तो हम बोलेंगे एक ध्रुववाद, है ना, एक ध्रुवीय व्यवस्था। तो द्विध्रुवीय व्यवस्था में दो महाशक्तियां होती है। जैसे शीत युद्ध काल में कौन सी थी, एक अमेरिका थी और दूसरा कौन सा था, सोवियत रूस। तो देखो, रूस और अमेरिका की अभी भी नहीं बनती, अभी भी उनमें वॉर होती रहती है। तो ये बहुत टाइम पहले से ही हो रहा है ना। ये सिर्फ सत्ता और ताकत की जंग है, और कोई मानवता वानवता कुछ नहीं है। अगला सवाल है कि शक्ति संतुलन सिद्धांत को परिभाषित करो। शक्ति संतुलन सिद्धांत कहता है कि कोई भी राष्ट्र तभी सुरक्षित रहता है जब सैनिक शक्ति इस प्रकार बंटी हो कि कोई भी देश अन्य सभी पर भारी ना हो। ठीक है ना। तो देखो, शक्ति संतुलन के लिए क्या कहता है, ये पूरा वर्ल्ड है ना, इसमें मान लेते हैं कोई 5 देश है, तो सबके पास इक्वल क्या होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। किसी एक, जैसे 4 के पास अगर बहुत ज़्यादा ही शक्ति है ना, तो शक्ति संतुलन नहीं होगा, और ये एक जना क्या हुआ, सबके ऊपर क्या होगा, हावी होगा। जैसे अभी अमेरिका को ही देख लो, तो उसने क्या किया, अभी वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति था उसको अगवा कर लिया। तो ये क्या है, ये शक्ति संतुलन ना होने का परिणाम है। समझ आ गई बात। अब अगला सवाल है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1945 के बाद में अमेरिका और सोवियत रूस के बीच द्वंद्वता, हथियार दौड़ और एवं एवं ध्रुवीय वैचारिक संघर्ष को शीत युद्ध कहते हैं। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने आ गए थे। ठीक है, कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, तो किसका एक ध्रुवीय राज होगा। ठीक है ना। तो उसके ऊपर एक युद्ध हो गया था, इसको हम कहते हैं शीत युद्ध, जिसमें आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। ठीक है ना। उसमें बहुत सारी कि कौन किसके साइड आ रहा है, कौन देश किसके साइड आ रहा है, किसके पास ज़्यादा हथियार है, किसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये सारी बातें है ना। अगला, तनाव तनाव शैथिल्य की व्याख्या कीजिए। देखो, क्यूबा कैरिबियन संकट 1962 के बाद अमेरिका और सोवियत रूस के संबंधों में शिथिलता आई। दोनों के बीच वैचारिक टकराव में कमी और तनाव शिथिल्य या कहते हैं डिटेंट। तो क्यूबा कैरिबियन संकट के बाद में क्या हुआ, दोनों देश थोड़े थोड़े क्या हो गए, शांत हो गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, तनाव शिथिल्य। अगला सवाल, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन,
जो अभी बहुत ज़्यादा था, ऑल आइज ऑन गाजान, वो वाली बातें है ना, वही है। तो इसको देख लो, पढ़ लेते हैं। मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन मुसलमानों के बीच भूमि और पहचान के लिए चल रही दीर्घकालीन राजनीतिक आत्मिक संघर्ष को इजराइल फिलिपीन संघर्ष कहते हैं। इसमें जो ये फिलिपीन है ना, ये तो वो मुस्लिम देश है, और ये जो इजराइल है ना, ये कौन सा देश है, तो यहूदी है। ये कौन सा है, तो यहूदी है, ठीक है ना। और यहूदी, ठीक है ना, तो ये यहूदी है। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। इसमें जो सत्ता पर है वो कौन है, इजराइल है। अब आगे बढ़ते हैं। गल्फ संकट क्या है। गल्फ यानी मुस्लिम देशों का एक समूह को हम गल्फ बोलते हैं ना। तो 1990 में इराक के सद्दाम हुसैन द्वारा पड़ोसी कुवैत पर आक्रमण को गल्फ संकट का कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप खाड़ी युद्ध 1991 शुरू हो गया था। तो इराक के सद्दाम हुसैन ने क्या किया था, पड़ोस का एक दोस्त था कुवैत पर, क्या कर लिया था, आक्रमण कर लिया था, जिससे क्या हो गया था, सभी देश आपस में लड़ने लग गए थे। इसको क्या बोलते हैं, गल्फ संकट। ये सभी मुस्लिम देश थे। अगला है बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या है। हम समझ गए एक ध्रुवीय क्या होती है, जब किसी कोई है ना, एक के पास ज़्यादा शक्ति हो जाए बाकियों से, तो एक ध्रुवीय। दो के पास ज़्यादा शक्ति हो जाए तो द्विध्रुवीय। अब बहुध्रुवीय क्या है ना, देखो, वह व्यवस्था जिसमें विश्व शक्ति कई महाशक्तियों में विभाजित हो, जैसे 21वीं सदी में कौन है, अमेरिका, चीन, रूस, भारत आदि, ताकि कोई एक देश पूरी दुनिया पर क्या प्रभुत्व न जमा सके। लेकिन वास्तविकता में तो अभी है ना, वॉर चल रही है। वो किस पे की चल रही है, एक तो अमेरिका और दूसरा किसमें, चीन के बीच में, ठीक है ना। बाकी रूस भी ठीक है, लेकिन मेन ये दोनों ही है। 9/11 कौन नहीं जानता भाई, 9/11 हमला क्या है। तो देखो, 11 सितंबर 1901 में अल-कायदा के आतंकियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों पर विमान से हमला किया, जिसमें दोनों टावर ढह गए और हजारों लोग मारे गए। ये इतना बड़ा हमला था कि शायद इतिहास में इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। दो ऐसी बिल्डिंगें थी, इसको हम बोलते ट्विन टावर, बोलते थे, ठीक है ना। जो और यहाँ से आए थे एरोप्लेन, पहले तो एक गिरा, फिर एक और एरोप्लेन आया और दूसरा गिरा गया। इसने सिर्फ ये दो बिल्डिंगें ही नहीं गिरी थी, इसके अलावा भी मिलिट्री जो एक बेस था उसके ऊपर भी क्या गिर गया था, तो एरोप्लेन गिर गया था। उसको हम क्या बोलते हैं, 9/11। उसको हम 9/11। तो 9 तारीख थी और महीना कौन सा था, सितंबर, सॉरी 11 तारीख थी और महीना कौन सा था, तो सितंबर। बागे यूरोप का एकीकरण क्या है। शीत युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाया और 1993 में यूरोपीय संघ स्थापित किया। इसमें सीमा शुल्क और बाजार एकीकरण पर पूरे महाद्वीप को आर्थिक राजनीतिक एकता में दी गई, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, 1993 यूरोपीय संघ IU ये एक संघ बन गया था, जिसमें क्या हुआ, जो टैक्स लगते हैं ना, टैक्स, एक देश से अगर दूसरे देश माल जा रहा है तो टैक्स वगैरह लगता है, उन सबको खत्म कर दिया। और क्या हुआ, आर्थिक और राजनीतिक एकता को बढ़ावा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपीय एकीकरण। कब हुआ था, 1991 में। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से आकर ये PDF ले सकते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा आप एक बार वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए कुछ 1-2 बातें हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण, देखो, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान को तीव्र प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि दुनिया के अलग अलग देश है ना, एक दूसरे के देश पर जाके क्या करें, व्यापार करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। भारत में वैश्वीकरण कब आया था, तो 1991 में आया था, ठीक है ना। तो आगे देखो, इसे राष्ट्रीय सीमाएं ढीली हुई और वैश्विक स्तर पर क्या हुआ, आपसी निर्भरता बढ़ी। जैसे अगर
रेशम के कपड़े अगर चाइना बनते हैं तो चाइना अलग अलग देशों को क्या देगा, रेशम देगा, ठीक है ना। जैसे अगर मणियाँ हैं, हीरे हैं, ये भारत में अच्छे बनते हैं तो भारत है ना, ये जो मणियाँ और हीरे है ना, ये कहीं और एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। यानी अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था ना, तो राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का काम किसका है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। उससे हो नहीं रहा है लेकिन काम इसी का ही है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को शांतिपूर्ण मार्ग से हल कर सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है ना। दो देशों के बीच अगर कोई विवाद हो गया है तो उसको निपटाने का काम कौन करेगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन, किसी के मानवाधिकारों का क्या हो ना हो, हनन ना हो, तो इसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की। और आर्थिक सहयोग देना, पाकिस्तान को जब ये लोन वगैरह मिल रहा है ना, तो ये कौन दे रहा है लोन, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ दे रहा है, ठीक है ना। 3 बिलियन 4 बिलियन जो हम सुन रहे हैं ना, ये जो लोन दे रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ना कटोरा कटोरा लेके जाते हैं, तो वो लोन है ना, ये यही दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ देता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, देखो आतंकवाद हिंसात्मक गतिविधि है जिसमें व्यक्ति या संगठन अपने राजनीतिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए आम जनता और सरकार को क्या बनाता है, निशाना बनाकर डर फैलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये पार्ट 1 है, इसका मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी शायद लेके आऊंगा। और आपके लिए बोनस पॉइंट ये है कि अगर आपको PS06 की पूरी एक ऐसी PDF चाहिए जिसमें 70 में से 70 सवाल 70 नंबर के सवाल उसी में से आए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो, तो मैं आपको बता दूंगा और वो PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके बाय।